बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है अव्यय, जिसे हम इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए, इन वाक्यों में कौन सा शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रभा जोर से हंसी, विनीत जोर से हंसा, वह जोर से हंसा, वे जोर से हंसे। तो यहाँ पे जोर से जो शब्द है, इसमें किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं हुआ है। पाठ प्रवेश अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। अव्यय वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के भेद जान लेते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनको हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, वो क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मेरी दादी सुबह जल्दी उठती है, वे कम बोलती हैं, जोर से बोलना उन्हें पसंद नहीं है, वे कल दिल्ली चाचा जी के पास जा रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जल्दी, कम, जोर से तथा कल, उठने, बोलने जाने क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी क्रिया विशेषण शब्द हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आते हैं क्रिया विशेषण के भेद पे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कोई काम जो है वो किस ढंग से हुआ है, किस रीति से हुआ है। जैसे प्रदीप ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक। तो उसके पढ़ने की रीति बता रहे हैं। घोड़ा तेज भाग रहा है, वह लगातार बोलता रहा। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द ध्यान पूर्वक, तेज तथा लगातार क्रमशः पढ़ रहा है, भाग रहा है तथा बोलता रहा क्रियाओं के होने की रीति या ढंग के बारे में बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो क्रिया विशेषण शब्द उत्तर में आते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला है बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बताते हैं कि कोई भी जो काम है वो किस समय में हुआ है। जैसे कि छात्र दिन भर पढ़ते रहे, तो वो समय बताने कि पूरा दिन वो पढ़ते रहे। मेहमान अभी अभी आए हैं। स्कूल में वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष होता है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दिन भर, अभी अभी तथा प्रतिवर्ष क्रमशः पढ़ता है, आए हैं तथा होता है क्रियाओं के होने के समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया के साथ कब प्रश्न करने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण, मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि गीता को थोड़ा विश्राम चाहिए। अब कितना, तो उसका परिमाण बताने कि उसको थोड़ा विश्राम चाहिए। रीता कम खाती है। कितना खाती है? वो कम खाती है। आज काफी वर्षा हो गई। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द थोड़ा, कम तथा काफी क्रमशः विश्राम चाहिए, खाती है तथा वर्षा हुई क्रियाओं के होने के परिमाण या मात्रा की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया के साथ कितना, कितनी प्रश्न लगाने से जो उत्तर आते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आप स्थान से तो समझ गए होंगे कि ये जगह बताने वाले हैं। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ गंदगी चारों ओर फैली थी। अब वो गंदगी का क्या बता रहे हैं? उसकी जगह, उसका स्थान बता रहे हैं। जैसे हाथ में धूल इधर उधर उड़ रही थी, वह जल्दी ही भीतर चला गया। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द चारों ओर, उधर तथा भीतर क्रमशः फैली थी, उड़ रही थी और चला गया क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न करने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है।
अब आते हैं बच्चों क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर, कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं। उनके प्रयोग को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं अथवा क्रिया विशेषण के रूप में। जैसे शब्द है थोड़ा, विशेषण मुझे थोड़ा खाना दे दो, क्रिया विशेषण राजीव थोड़ा खा सकता है। अच्छा, राम अच्छा लड़का है, तो ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। लता ने अच्छा गाया, तो ये क्रिया विशेषण जो उसने काम किया उसकी विशेषता बता रहे हैं। कम, मुझे कम नमक खाने की आदत है, प्रदीप कम बोलता है। बहुत, उसने बहुत किताबें खरीदी, बहुत पढ़ो। उपयुक्त विशेषण शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द थोड़ा, अच्छा, कम तथा बहुत क्रमशः खाना, लड़का, नमक तथा किताबें शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। जबकि क्रिया विशेषण शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द थोड़ा, अच्छा, कम तथा बहुत क्रमशः खा सकता है, गाया, बोलता है तथा पढ़ो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। अब ध्यान रखो बच्चों, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो भी विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की बताई जाती है तो वो विशेषण कहलाती है, और जो भी विशेषता किसी काम की, किसी क्रिया की बताई जाती है तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। हमने सीखा अव्यय वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा का बोध कराए। अब हमने क्या सीखा इसको भी हम अभ्यास कार्य के द्वारा जान लेते हैं। सोचकर बताइए, बूंद बूंद शब्द क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द कौन सा क्रिया विशेषण कहलाता है? तो ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अव्यय होते हैं, अव्यय क्या होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। तो अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाकर। हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय की यहाँ पे आपको परिभाषा देनी है। अव्यय वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से बच्चों आप बाकी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटिए और उनका भेद लिखिए। वह धीरे धीरे चल रहा था, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है, और यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा क्योंकि वो बता रहा है कि वो कैसे चल रहा था। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित क्रिया विशेषण शब्दों से कीजिए। उसकी चाल डैश है। अब उसकी चाल कैसी है यहाँ पे आपको भरना है कि उसकी चाल तेज तेज हो सकती है, उसकी चाल मध्यम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 5वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। राधा अच्छी गायिका है, वह अच्छा गाती है। तो अच्छी क्या है? उसकी विशेषण है, मतलब उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण होगा। और अच्छा गाती है ये क्रिया विशेषण कहलाएगा क्योंकि उसका जो गाना है वो कैसे गाती है उसकी विशेषता बताई गई है, तो अच्छा गाती है क्रिया विशेषण होगा। आओ करके देखें, निम्नलिखित शब्दों का विशेषण व क्रिया विशेषण दोनों रूपों में वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, इनको आपको विशेषण और क्रिया विशेषण में उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे वह बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत अच्छा गाना गाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला हमारा विषय है संबंध बोधक अव्यय, जिसे हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं।
जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे केशव के घर की कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन सवेरे आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। दोनों ने सोचा घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। श्यामा पूछती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुट से उड़ जाएंगे। केशव कहता, नहीं पगली, पंखों के बिना कैसे उड़ेंगे। उपयुक्त वाक्यों में के ऊपर शब्द कार्निस का संबंध चिड़िया से जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार अन्य रंगीन शब्द अपने पास के संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये संबंध बोधक शब्द हैं। तो संबंध बोधक से आप समझ गए होंगे जो वाक्य का दूसरे वाक्यों से या दूसरे शब्दों से क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है काल बोधक, के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, के उपरांत, के पश्चात आदि। तो ऐसे जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो लगाए जाते हैं काल बोधक को दर्शाने के लिए। अगला है स्थान बोधक, के नीचे, जो हमें स्थान बताते हैं, के तले, के निकट, के समीप, के आगे, के पास आदि। दिशा बोधक, के पार, की ओर, की तरफ आदि। साधन बोधक, के सहारे, के जरिए, के द्वारा आदि। समता बोधक, के तुल्य, के योग्य, के समान, की तरह, की भांति आदि। हेतु बोधक, की खातिर, के सिवा, के कारण, के लिए, के वास्ते आदि। विकल्प बोधक, के बदले, की जगह, में, पर आदि। सहचर बोधक, के संग, के साथ आदि। विरोध बोधक, के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध, के प्रतिकूल आदि। तुलना बोधक, की अपेक्षा, की तुलना में आदि। संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर। जो शब्द या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उस समय क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के बीच में अंतर बताया गया है। वह नीचे चला गया, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, मेरा मित्र यहाँ आएगा, शाम का मित्र मेरे यहाँ पुस्तक देने आया था, तुम बाहर चले जाओ, मकान के बाहर आम के पेड़ हैं, तुम सामने देखो, स्कूल के सामने अस्पताल है। जब संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उस समय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक के साथ प्राय कोई परसर्ग या विभक्ति लगी होती है, कभी कभी ये बिना परसर्ग के भी प्रयोग में आते हैं, पर ऐसे संबंध बोधकों की संख्या बहुत कम है, जैसे आजन्म, जीवन भर, जीवन पर्यंत आदि। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं: काल बोधक, दिशा बोधक, समता बोधक, विकल्प बोधक, विरोध बोधक, स्थान बोधक, साधन बोधक, हेतु बोधक, सहचर बोधक, तुलना बोधक। अब बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा ये इस अभ्यास कार्य के द्वारा जान लेते हैं। अब लिखिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। कितने भेद हैं इसके बच्चों? इसके 10 भेद हैं। ठीक है, तो आप 10 पे टिक लगाएंगे और इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको संबंध बोधक छांट कर लिखने हैं। जैसे कि घर के आगे आम का पेड़ है, तो के आगे यहाँ पे क्या हुआ? संबंध बोधक है, क्योंकि वो घर का और आम के पेड़ का क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधक अव्यय लगाकर कीजिए। मेरे घर डैश एक व्यायामशाला है, तो आप लिखेंगे मेरे घर के पीछे एक व्यायामशाला है। इसी प्रकार से आप बाकी के संबंध बोधक अव्यय लगाकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आओ करके देखें। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक अव्यय दोनों रूपों में कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इनका आपको किसी वाक्य में प्रयोग करना है। एक में आप क्रिया विशेषण के रूप में दिखाएंगे और दूसरे में आप संबंध बोधक अव्यय के रूप में दिखाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे समुच्चय बोधक अव्यय कंजक्शन की तरफ। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक
कहते हैं। जैसे गीता और रेणु चचेरी बहनें हैं, वे आज गांव आ रही हैं मगर मौसम खराब होने के कारण उनकी ट्रेन लेट है। सभी जानते हैं कि वे दोनों बहुत होशियार हैं। उपयुक्त वाक्यों में और शब्द दो शब्दों को मगर व की शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। विषय जोड़ने का काम करने के कारण इन्हें योजक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम करते हैं इसलिए इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के 3 भेद होते हैं: संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय, विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय और विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि क्या होते हैं। संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों या वाक्यों के को जोड़ने का काम करते हैं, वे संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तान्या और राधा खेल रही हैं, वह खेला और फिर सो गया। गोपाल, नीरज और अजय गाना गाएंगे। अध्यापक और विद्यार्थी बातें कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द और तथा एवं दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये शब्द संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय है। विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय शब्द दो या अधिक वस्तुओं का त्याग या ग्रहण प्रकट करते हैं, वे विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अन्य विभाजक शब्द जैसे कि अन्यथा, अथवा, चाहे, ना कि आदि, पढ़ो या सो जाओ, परिश्रम करो ताकि सफल हो सको, चुप हो जाओ वरना कक्षा के बाहर भेज दिया जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में या, ताकि, वरना शब्द वाक्यों को जोड़ने के अलावा भेद प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द विभाजन समुच्चय बोधक अव्यय हैं। विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। विकल्प का अर्थ होता है दो या अधिक में से कोई एक। जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में से किसी का ग्रहण या सबका त्याग सूचित करता है, उसे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लड़के अथवा लड़कियां अंदर आए, तुम खाना खाओ या सो जाओ, तुम पढ़ा करो अन्यथा फेल हो जाओगे। उसने ना खाया ना वह सोया। उपयुक्त वाक्यों में अथवा या अन्यथा ना शब्द वाक्यों को जोड़ रहे हैं, साथ ही विकल्प की भी सूचना दे रहे हैं, अतः ये शब्द विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो बच्चों इस पार्ट में हमने क्या सीखा? शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों का मिलाने या अलग करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 3 भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। जो अव्यय शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों का वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द दो या दो अधिक वस्तुओं का त्याग या ग्रहण प्रकट करते हैं, वे विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। विकल्प का अर्थ होता है दो या दो से अधिक में से कोई एक शब्द की ही श्रेणी के दो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में से किसी का ग्रहण या सबका त्याग सूचित करता है, उसे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या सीखा ये हम जान लेते हैं इस अभ्यास कार्य के माध्यम से। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। समुच्चय बोधक जोड़ते हैं किसे? दो वर्णों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो भाषाओं को जोड़ते हैं या इन सभी को जोड़ते हैं। तो समुच्चय बोधक जो है ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि शब्दांशों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों का मिलाने या अलग करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय छांटकर उसका भेद लिखिए। मानसी और मोनिका सहेलियां हैं। तो यहाँ पे और क्या है? अव्यय है और यहाँ पे आप इसका भेद बताएंगे। निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय से वाक्य बनाइए। और तो आप यहाँ पे इससे वाक्य बनाएंगे कि मैं और नेहा कल पार्क गए थे। रिक्त स्थान में उचित समुच्चय बोधक अव्यय भरिए। अब जैसे मालती डैश दीक्षा आ रही हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मालती और दीक्षा आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय, मैं लुट गया।
उपयुक्त वाक्यों में हे भगवान तथा हाय शब्द क्रमशः दुख के सूचक हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। विस्मयादि बोधक का शाब्दिक अर्थ है विस्मय जमा आदि जमा बोधक, अर्थात विस्मय आदि मन के भावों का या उद्गारों का बोध कराने वाले शब्द। ये शब्द हमारे मन के भावों को प्रकट कर देते हैं। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट हो या होते हो, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये भी अविकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव स्वरूप इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं। ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर उपवन है। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब भी आप विस्मयादि बोधक शब्द लिखते हैं, उनके साथ ये चिन्ह लगाना ना भूलें। ये शब्द अनायास मुख से निकल जाते हैं। जब भी आप कोई चीज़ देखते हो या आप कहीं जा रहे थे, आपके पैर पे चोट लग गई, तो आपके मुंह से निकलता है हाय मुझे चोट लग गई, उई माँ मुझे क्या हो गया, पैर पे लग गई। इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता, ये केवल मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो आगे इनके भेद लिखे गए हैं, अब हम जान लेते हैं। मन के विभिन्न भागों के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित मुख्य या प्रमुख भेद हैं। जैसे हर्ष बोधक, जब आपको अचानक से खुशी मिलती है तो आपके मुंह से क्या निकलता है, शाबाश, धन्य, वाह, आहा। शोक बोधक, जब आपको दुख होता है तो आपके मुख से शोक बोधक अव्यय जैसे कि हाय, त्राही त्राही, हे राम, ओह, उफ, इस तरह के आपके मुंह से शब्द निकलते हैं। प्रशंसा बोधक अव्यय, शाबाश, खूब, धन्य, सुंदर। स्वीकृति बोधक अव्यय, हाँ, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा। विस्मया बोधक अव्यय हैं, अरे, ओ, क्या। संबोधन बोधक अव्यय जैसे कि हे, अरे, ओ, अजी। आशीर्वाद बोधक अव्यय सुखी रहो, दीर्घायु हो। तिरस्कार बोधक अव्यय छी, धिक, धत, हट। भय बोधक अव्यय बाप रे बाप, बाप रे। चेतावनी बोधक अव्यय सावधान, खबरदार, हटो, बचो। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा विस्मयादि बोधक का शाब्दिक अर्थ है विस्मय जमा आदि जमा बोधक। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द की विशेषताएं, ये भी अविकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव स्वरूप इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये शब्द अनायास मुख से निकल जाते हैं। इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता, ये केवल मन के भावों को प्रकट करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? हर्ष बोधक, प्रशंसा बोधक, विस्मय बोधक, आशीर्वाद बोधक, भय बोधक, शोक बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक, तिरस्कार बोधक और चेतावनी बोधक। अब हमने क्या सीखा ये भी हम जान लेते हैं। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विस्मयादि बोधक का शाब्दिक अर्थ है। अब इनमें से सही अर्थ क्या है उसका? विस्मय जमा आदि जमा बोधक। तो जो दूसरा वाला है इस पे आप टिक लगाएंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। उचित विस्मयादि बोधक अव्यय लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डैश, आगे गड्ढा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम किसी को सावधान कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सावधान, आगे गड्ढा है। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्य पूरे करेंगे विस्मयादि बोधक शब्द लिखकर। निम्नलिखित विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो जैसे यहाँ पे हुआ है सावधान, सावधान आगे खतरा है, आगे मत जाना। आओ करके देखें, दिए गए भावों का कक्षा में अभिनय कीजिए। हर्ष, शोक, पीड़ा, भय, इनके ये जो भाव होते हैं इनको आपको क्या करना है? इनका अभिनय करके दिखाना है। जैसे एक्टिंग बोलते हैं ना, एक्टिंग आपको इनकी करके दिखानी है। जैसे हर्ष आप खुश होकर दिखाएंगे, शोक आप दुखी होकर दिखाएंगे, पीड़ा कि आप दर्द में हैं, और भय मतलब आप डर रहे हैं। ज्ञान परक, जल्दी जल्दी और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। इनका प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे वाक्य लिखिए जिनमें ऐसे कार्यों के विषय में बताया गया हो जिन्हें जल्दी जल्दी या धीरे धीरे करना चाहिए। तो आप इनके बारे में बताएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको या किसी को जल्दी जल्दी करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपको धीरे धीरे करने चाहिए।
तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।